नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में। बार्क स्टाइपेंडरी सेकंड के एग्ज़ाम होने हैं और प्री एग्ज़ाम के लिए रेगुलर क्लासेज लेकर आ रहे हैं। बीच में नेवी ट्रेड्समैन की क्लासेज होने की वजह से बार्क के लिए क्लासेज ऑफ कर दी थी। अब रेगुलर शाम 6 बजे क्लासेज होगी और क्लास है आपके नॉन टेक सिलेबस की, यानी कि प्री एग्ज़ाम के लिए क्लासेज लेकर आ रहे हैं। आज की क्लास में जनरल अवेयरनेस के टॉप 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आते हैं वो आपके रहेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं, एनपीसीआईएल के एग्जाम भी होने हैं। तो एनपीसीआईएल के जितने भी एग्जाम होने हैं तो बार्क व एनपीसीआईएल वाले दोनों इस क्लासेज को देखिए, क्योंकि यदि आप पूछते हैं ना कि बार्क के लिए क्लासेज है, क्या मैं एनपीसीआईएल के लिए देख सकता हूं, तो मुझे लगता है ऐसे बच्चों का सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता। जो ये पूछते हैं कि एनपीसीआईएल थंबनेल पर लिखा है तो बार्क वाले नहीं देखेंगे, और बार्क लिखा है तो थंबनेल पर आपके एनपीसीआईएल वाले नहीं देखेंगे। एनपीसीआईएल और बार्क का कॉमन सिलेबस है, तो आपको भी पढ़ना है 20 मैथ की, 20 जनरल आपकी साइंस के और 10 जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन प्री में आने हैं। तो आपका सिलेबस कॉमन है, आपको पढ़ाई करनी चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। टॉप 20 क्वेश्चन रहेंगे जो अभी रिसेंटली एक एग्जाम में पूछे गए हैं, और जनरल साइंस के क्वेश्चन है तो आप जरूर पढ़ लीजिए। प्री एग्जाम केवल पास करना है तो आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साथ ही प्री एग्जाम यदि आप किसी भी ट्रेड से हैं तो आपके लिए एक टेस्ट सीरीज बना दी है बार्क प्री एग्जाम के नाम से। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल ऐप से आप ज्वाइन कर सकते हैं इस टेस्ट सीरीज को, जिसमें आपके 10 मॉडल पेपर है और ये आपका सिलेबस है। इनके क्वेश्चन बनाए गए हैं पूरे एकदम एग्जाम पेपर पर। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ ही यदि आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हैं तो आप बार्क के लिए प्री और एडवांस दोनों की एक टेस्ट सीरीज है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपके एडवांस के 33 मॉडल पेपर और प्री के 10 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, दोनों पर आप विजिट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी सेक्शन साइंस का, शुरू होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी प्रक्रिया नहीं होती? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है और 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है हरित लवक द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। तो हरित लवक है वो प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करता है और ये आपके पत्ते में होता है, आपको पता है, वो प्रकाश को ऑब्जर्व करता है। आगे है कि CO2 का आपके अपचयन होता है, कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है, और प्रकाश ऊर्जा का रसायन ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो ये प्रकाश से आपके भोजन बनाते हैं, आपने प्रकाश संश्लेषण पढ़ा होगा, तो ये भी आपके होता है। O2 के साथ जल के अणुओं का संयोजन, ये नहीं होता आपकी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया से। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 20 क्वेश्चन करने तो स्पीड से करेंगे। आप भी वन लाइनर देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है मैंने अभी एक रिसर्च की, उसमें लगा कि क्वेश्चन के साथ यदि आपको आंसर डायरेक्ट बता देते हैं, बस अब बच्चे इतना ही चाहते हैं, क्योंकि प्री आपको केवल पास करना है, बच्चे डीपली पढ़ना नहीं चाहते। तो मैं आपको ऊपर ऊपर से छोटी छोटी बातें बताऊंगा। निम्न में से कौन सा आपके ग्लूकोज के विखंडन का संभावित उत्पाद नहीं है? आपकी ग्लूकोज का जो विखंडन होता है वो किस में होता है, ये आपको कहा है। तो HCl इसका उत्पाद नहीं होता। ये अभी वर्ष 2023 की 10 जुलाई को पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। पूरे 25 क्वेश्चन उसमें आए थे, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। आगे क्वेश्चन है, यदि अवतल दर्पण के मामले में प्रतिबिंब फोकस बनता है तो बिंब की स्थिति कौन सी होगी? अब देखिए, इस पर मैं थोड़ी आपको डिटेल से बता दूं। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है। क्वेश्चन है, यदि अवतल दर्पण के मामले में प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, यानी कि F पर बनता है, तो बिंब कहाँ है, यानी कि वस्तु कहाँ है? प्रतिबिंब कहाँ है, बिंब कहाँ है, आपसे पूछा। प्रतिबिंब यानी कि छाया, या फिर वस्तु की जो आपकी परछाई है वो कहाँ बनी है। तो देखिए, इसके बारे में आपको, इस क्वेश्चन को यदि सही करना है तो आपको 2 टेबल रट लेनी है, एक तो उत्तल दर्पण की, एक अवतल की। यहाँ अवतल दर्पण का आया है तो मैं आपको अवतल दर्पण का बता दूं। अवतल दर्पण है ना, उसमें आपकी 4 बनती है। एक तो होता है, प्रतिबिंब की बात कर रहा हूँ, प्रतिबिंब एक तो बनता है F पर, जिसे फोकस कहते हैं, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। दूसरा बनता है फोकस और आपके प्रकाशिक केंद्र है O के बीच में, यानी कि F व O के बीच में बनता है, F और O के बीच में। F पर बनती है तो इसका बिंब आपकी अनंत पर होगा, और यदि दोनों के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है तो ये आपकी अनंत तथा लेंस की
ओ के बीच में होगा, तब भी इन दोनों का तो बीच में करना है। अब देखिए ये वाला आंसर होता है यदि एफ और ओ के बीच में आपके प्रतिबिंब होता, लेकिन एफ पर है तो इसका आपको अनंत वाला राइट आंसर कर देना है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनंत पर तो है बिंब, लेकिन उसकी क्या स्थिति है? तब स्थिति होगी आपके प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा, अत्यधिक छोटा आकार होगा, वस्तु से भी छोटा, और यह प्रतिबिंब आभासी बनता है और सीधा बनता है। यदि O और F के बीच में यदि प्रतिबिंब बन रहा है तो वो आपके छोटा होगा, अत्यंत नहीं छोटा होगा, और आभासी और सीधा बनता है। तो अवतल में आपको हमेशा ध्यान रखना है, छोटा बनता है और आभासी और सीधा बनता है। ये क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं, यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछ लेते हैं। अब देखिए जल की गुणवत्ता की पहचान करने के लिए किस मापदंड का प्रयोग करते हैं? तो मापदंड आपकी पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल। पी इसमें छोटा होता है, पी का मतलब होता है पुषांश, पुषांश या पावर बोल सकते हैं उसे, पुषांश। और आपके ये होती है पुषांश, और ये होता है एच होता है आपके हाइड्रोजन को दर्शाता है। पीएच स्केल की आपकी खोज हुई थी या 1909 में इसकी खोज की थी सोरेनसन ने, सोरेनसन वैज्ञानिक का नाम था, ये ध्यान रख लेना है। और इस पर 0 से लेकर 14 तक माप होते हैं। 0 से 6.9 के बीच अम्लीय, 7.1 से 14 तक क्षारीय, और 7 होता है आपके न्यूट्रल या उदासीन होता है। यानी कि 0 से 14 तक इसका एक अंक बना होता है, ये एक स्केल होता है। आगे है गोलाकार दर्पणों के लिए नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार निम्न में से कौन सा ऋणात्मक होगा? तो बाईं ओर ऋणात्मक होता है। कार्तिक परिपाटी भी इसी प्रकार से होती है, ये होता है राइट साइड, ये होता है आपकी लेफ्ट साइड। इधर वाला आपकी होता है आपकी नेगेटिव, इधर वाला पॉजिटिव होता है। ये वही स्केल है, यदि हम गणित में एक रेखा बनाते हैं ना, रेखा पर अब दर्शाइए, यहाँ 0 होता है, फिर इधर प्लस के 1 2 3 और इधर माइनस के 1 2, वही कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी होती है, आपको ध्यान रखना है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाना चाहिए, लेंस वाले टॉपिक में ये क्वेश्चन आता है। आगे है निम्न में से किस प्रक्रिया से CO2 तथा O2 कोशिका आपके कला में से गुजर सकती है? तो विसरण के अकॉर्डिंग ये दोनों गुजर सकती है। विसरण के बारे में और डिटेल से पढ़ लीजिए। कार्बन की चतुसंयोजकता और इसके के गुणधर्म के कारण विविध प्रकार की यौगिकों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कार्बन के 6 आपके गुणधर्म होते हैं। कार्बन का जब आप टॉपिक पढ़ते हैं तब आपको सिखाया जाएगा। इसका एक श्रृंखलन गुण होता है, श्रृंखलन यानी कि वह एक दूसरे के साथ जुड़ सकता है। अब देखिए CH4 है तो ये CH4 है ना, इसके साथ जुड़ जाएगा, C के साथ 4 H ऐसे जुड़ जाएंगे, यानी कि इसका एक जुड़ने का गुण है। कार्बन का आपकी परमाणु क्रमांक 6 होता है, और इसका जो गुण धर्म है एक दूसरे के साथ जुड़ने के कारण, इसी के कारण इसका उपयोग यौगिक बनाने में किया जाता है। तो श्रृंखलन गुण आप ध्यान रख लीजिए। इंग्लिश में पता नहीं इसकी क्या डेफिनेशन है, लेकिन आप इसे हिंदी में जरूर ध्यान रखें। मैंने भी इसे एक टाइम में पढ़ा था, और ये यही है कि इसमें H H जुड़ जाते हैं, C आपकी 2 कार्बन एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, अन्य आपकी हाइड्रोजन के साथ जुड़ सकता है, यानी कि इसके जुड़ने की प्रकृति के कारण इसे श्रृंखलन गुणधर्म कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रतिरोधक समांतर क्रम? समांतर क्रम करे तो ये होता है फॉर्मूला 1/RT, RT यानी कि टोटल रेजिस्टेंस, या P लिखा है कोई भी बड़ी बात नहीं है, एक ही बात होती है। दूसरा होता है R1, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस प्रकार से आप फॉर्मूले से टोटल समांतर क्रम में रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा एक फॉर्मूला होता है, वो होता है श्रेणी क्रम के लिए। श्रेणी में टोटल प्रतिरोध होता है सभी प्रतिरोधकों का जोड़, R1 R2 और R3 ऐसे करके सभी प्रतिरोधकों का जोड़ होता है आपके समान श्रेणी क्रम में। ये सीरीज का है, ऊपर वाला सीरीज का है, और ये समांतर क्रम का है, तो इसे जरूर पढ़ लीजिए। आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्वेश्चन है यदि प्रतिरोध 2 गुना कर दिया जाए तो धारा कितनी हो जाएगी? अब देखिए मैं आपको एक इसे डिटेल से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले हैं वो तो नॉर्मली पढ़ते ही हैं, उनको तो इतना नॉलेज है ही, लेकिन जो आपके अदर ट्रेड वाले हैं उनको बता दूं, क्योंकि नॉन टेक सबका कॉमन होता है। तो ये होता है कि R बराबर क्या होता है, या फिर मैं वैसे V बराबर बताऊं तो V बराबर होता है I इंटू R, और यदि हम R की बात करें तो क्या बन जाएगा V/I, है ना। तो देखिए क्या है, प्रतिरोध और धारा एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि विलोमानुपाती है। प्रतिरोध बढ़ेगा, धारा कम हो जाएगी, धारा बढ़ेगी, प्रतिरोध कम हो जाएगा। प्रतिरोध 2 गुना हुआ है ना, तो धारा कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 1/2, यानी कि आधी हो जाएगी।
वैसे ही धारा को यदि हम आधा कर देते हैं तो प्रतिरोध 2 गुना हो जाएगा। वही आपसे डेफिनेशन ऐसे करके पूछ, प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगी तो धारा 1/4 हो जाएगी। प्रतिरोध आपकी 16 गुना हो जाएगा तो धारा 1/16 गुना हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है क्या होता है। फिर है आपके निम्न में से कौन सा ग्रीक अक्षर ओम को निरूपित करता है। तो ओम यही होता है, क्या है, रेजिस्टेंस की यूनिट है, यानी कि प्रतिरोध की इकाई है। प्रतिरोध की इकाई यही है, रेजिस्टेंस की इकाई है। इसे बोलते हैं दक्षता, या फिर इसे हिस्टेरिसिस नियतांक भी बोल सकते हैं। वैसे ये होता है दक्षता का जो होता है ना संकेत या फिर अक्षर, वो ये वाला है। ये आपकी त्रिभुज बोल सकते हैं या डेल्टा का चिन्ह बोल सकते हैं। इसे बोलते हैं ओमेगा, और एक ओमेगा होता है 4 पाई के बराबर होता है। तो ये आप जरूर ध्यान रखें। ओमेगा आपकी स्टेरेडियन में होता है ना, तो ये भी आप पढ़ लीजिए। फिर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संबंध ओम के नियम को प्रदर्शित नहीं करता। ओम का नियम कहता है V बराबर I इंटू आर, या फिर आपकी इस प्रकार से आप कर सकते हैं V बराबर I इंटू आर। कौन सा नहीं करता ऐसा करके पूछा है, तो देखिए V आपकी बट्टी I करेंगे तो R क्या है, एक नियतांक है जिसकी वैल्यू हमेशा समान रहती है, ओम ये कहता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। और V बराबर, ये आपके नहीं होगा ना, ये वाला फॉर्मूला नहीं बन रहा। और V समानुपाती है, यानी कि वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे धारा बढ़ती है। ये भी इसने कहा वोल्टेज के धारा समानुपाती होती है, तो ये वाला आपकी नहीं है। ऐसा क्वेश्चन पूछा कि कौन सा नहीं है, तो हमने कर दिया है। फिर क्वेश्चन है कि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि बिंब दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति कौन सी होगी। न्यूमेरिकल है, पूछा गया है। इसे मैं आपको बताता हूँ कैसे सोल्व करना है। आप देखिए क्वेश्चन आपसे कहा है ना, इसमें क्या क्या दे रखा है वो देखिए। आर दे रखी है, वक्रता त्रिज्या कितनी, 3 मीटर। और जब है ना वक्रता त्रिज्या होती है ये आपकी प्लस में होती है ना, तो ये आप ध्यान रखिए। यू दे रखा है, यू बोलते हैं आपकी बिंब की दूरी, और ये होगी आपके माइनस में 5 मीटर। 5 मीटर ये माइनस में क्यों होती है, बिंब की दूरी अंदर की तरफ बाहर की तरफ, ये आपको पढ़ना है। ये आप समझ जाएंगे। उत्तल दर्पण में जितना जैसा होता है अवतल में उसका उल्टा होता है ना। फिर आपकी क्वेश्चन है प्रतिबिंब की आपको दूरी पूछी है। प्रतिबिंब की दूरी जिसे बोलते हैं V, ये आपसे पूछा है कितना आएगा, RUV। अब एक फॉर्मूला आता है, वो आता है आपकी फोकस दूरी आपको इसमें चाहिए होती है। क्यों, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है 1/f बराबर, f होता है आपकी फोकस दूरी, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब आपको ये दोनों नहीं दे रखे, यदि ये दोनों दे रखे होते तो हम f निकाल देते, ये f दे रखा होता तो हम v निकाल देते, क्योंकि हमें v निकालना है। तो हमें v निकालने के लिए पहले f निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है f का, f के लिए फॉर्मूला होता है f बराबर होता है फॉर्मूला आपकी r/2, r/2 फोकस दूरी बोलते हैं। ये आपकी r/2 की आधी होती है। r है आपकी 3, इसका आधा हो जाएगा यानी कि 1.5 मीटर, 1.5 मीटर आ गई। ये भी पॉजिटिव होती है, आपको ध्यान रखना है। फोकस दूरी है और दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। फिर आगे है आपको अब फॉर्मूला लगा के वैल्यू रख देनी है। उस फॉर्मूले में f की जगह क्या रखेंगे, आप रखेंगे f की जगह 1/1.5 बराबर v आपको निकालना है, प्लस u आपको दे रखा है, u कितना दे रखा है 1/-5। जब ये -5 इससे गुणा करेगा तो हो जाएगा -1/5। ये अब आपको ध्यान रखना है। अब देखिए v निकालना है तो ये माइनस वाला इधर आ जाएगा, तो क्या करेंगे आप 1/v बराबर आपकी v तो वही है, ये वाला इधर आया है, तो आपके बन गया क्या 1/1.5 प्लस 1/5, 5 ही था ना, देख लीजिए एक बार। हाँ, यही आपकी वैल्यू रखनी है। वैल्यू समझ गए होंगे कैसे रखनी है। क्या बना है आपकी 1.5 और उसमें आपको जोड़ना है 5, यानी कि आप ऐसे जोड़ देंगे तो जोड़ना आपको आता होगा। एलसीएम लेके आप जोड़ देना और जोड़कर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी v आएगा, वो आ जाएगा आपकी 1/v की वैल्यू आएगी। फिर आपको v की वैल्यू निकालनी है जो आएगी आपकी 1.15 मीटर, यानी कि 1.15 मीटर आपकी ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। ये पीछे की तरफ आती है, क्यों प्रतिबिंब दर्पण के पीछे की दूरी ये आपकी ये दे रखी है। तो आपको यही पढ़ना है। क्वेश्चन अच्छा है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन पूछ रखा है निम्न में से कौन सा आपकी भौमजल स्तर अवक्षय का कारक नहीं है। भौमजल यानी कि जो पृथ्वी के नीचे जो पानी होता है ना, उसको नष्ट करने का कारण, अवक्षय यानी कि उसे खत्म करने का कारण कौन है।
आपके वृद्धिशील उद्योग, यदि उद्योग बढ़ते हैं तो पानी की हम निकाल लेते हैं और पानी की कमी नीचे हो सकती है। नवीनीकरण, जितनी जितनी आधुनिकीकरण हो रही है इससे आपकी पृथ्वी का जल स्तर नीचे जा रहा है। जनसंख्या बढ़ रही है तो पानी की ज़्यादा जरूरत पड़ रही है और आपकी पानी कम हो रहा है। लेकिन जो वर्षा है ना, उससे भारी वर्षा होने से पृथ्वी का जल स्तर बढ़ता है, ये घटने का कारण नहीं है। फिर नेक्स्ट कारण है, निम्न में से किसी एल्केन में 3 कार्बन परमाणु होते हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट ऐसे होता है। तो मेथ में होता है आपकी 1, एथ में होता है 2, प्रोपेन में होता है 3, ब्यूट में 4। फिर आपको 10 तक ध्यान रखना है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, है ना, ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। तो आपके प्रोपेन में 3 कार्बन परमाणु होते हैं। फिर नेक्स्ट है, कई करोड़ की लागत वाली परियोजना गंगा एक्शन प्लान को 1985 में किस प्रयोजन से प्रारंभ किया गया? ये आपकी गंगा नदी का जो खराब होने वाली गुणवत्ता है, जल की जो गुणवत्ता खराब हो रही है, उसी शुद्धिकरण के लिए शुरू की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, 1985 की परियोजना है। फिर है कि पौधों में जो रंध्र होते हैं यानी कि छिद्र होते हैं, उनका काम क्या है? उनका 2 ही काम होता है, एक तो प्रकाश संश्लेषण करवाना और गैसों को आदान प्रदान करवाना, यानी कि चौथा ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे क्वेश्चन है, उत्कृष्ट गैस अभिन्यास प्राप्त करने के लिए कार्बन कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है? तो इस टॉपिक से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपकी मेडलिफ की आवर्त सारणी वाला टॉपिक है, जिसमें से क्वेश्चन आती है कि उत्कृष्ट गैस कौन कौन सी होती है, वो आपको पढ़ना है। कितने कार्बन के संयोजन से ये आपकी साझेदारी होती है अविनाश? तो कार्बन की आपके 4 संयोजन से होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्लास से 1 लाइनर शुरू करेंगे, 100-150 1 लाइनर आपको करवाएंगे साइंस की। आगे है, निम्न में से कौन सी राशि दर्पण सूत्र द्वारा प्रत्यक्ष निरूपित नहीं की जा सकती? कौन सी राशि है? तो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है जो दर्पण सूत्र से नहीं निकाली जा सकती। बिंब की दूरी u, फोकस दूरी f, प्रतिबिंब की दूरी v निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको r त्रिज्या चाहिए होती है। अभी मैंने फॉर्मूला बताया, उससे कर सकते हैं। C2H6 में कितनी आयनी और सहसंयोजी आमद बल होते हैं? तो इस पर आपको डिटेल से पढ़ना है। ये आपके डायरेक्ट आंसर दे रखा है, 0 आबंदी बंद होते हैं, आयनी बंद होते हैं और सहसंयोजी आपके 7 बंद होते हैं। आगे है कि ब्रोमोप्रोपेन कार्बन में किस वर्ग से संबंधित है? देखिए, हेलो एल्केन ये ग्रुप है जिसे प्रोपेन होता है। अब देखिए, एल्केन, एल्काइन, एल्कीन 3 ग्रुप होते हैं, जिसमें लास्ट में एन आता है ना, ये वाली मात्रा और नहीं आता है, वो होता है एल्केन ग्रुप। एल्काइन में आइन आता है, एल्कीन में ईन आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, हेलो एल्केन ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो यही 20 क्वेश्चन थे। आई होप आपको एनपीसीएल वालों को और बार्क वालों को क्लास पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और पहले की क्लास बार्क प्री एग्जाम की प्लेलिस्ट में हो रखी है, आप जाकर देखिए। एनपीसीएल के पुराने पेपर का सॉल्यूशन हो रखा है, उसकी भी क्लासेज हो रखी है, आप जाकर जरूर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।